एवरीवन, वेलकम टू आशु एकेडमी बैंकिंग इन लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसकी क्लास 6 है। ऑलरेडी 5th क्लास अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे वीडियो आपके आरआरबी लॉ ऑफिसर स्केल 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ ये आरआरबी असिस्टेंट का जो मेंस पेपर होगा या आरआरबी स्केल 1 का जो मेंस पेपर होगा, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आगामी जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं या होंगे, उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंटिन्यू आप देखते और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके खुद को ऐड कर लें। जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम में दी जाती है। यहाँ पर जो पहली न्यूज है वो है एनएसओ की। एनएसओ का पूरा नाम है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो भारत की जीडीपी है इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसमें कितनी ग्रोथ करेगी। तो 8.9 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ होगा भारत का। इससे पहले एनएसओ ने कहा था 9.2% के हिसाब से ग्रोथ करेगा, बट इन्होंने अपनी जो अनुमान था वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए घटा दिया है। अब एनएसओ के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी वो 8.9 होगी। अगर आपको याद है तो यहाँ पर जो एक इकोरैप है जो एसबीआई के द्वारा लॉन्च होता है, इसके कितने अनुमान लगाए थे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। या एक ब्रिक्स वर्क करके था उनका, एक रेटिंग एजेंसी करके था उनका। अगर आपको किसी का याद है, या हमारे बजट में इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो जीडीपी ग्रोथ है कितना अनुमान लगाया गया है, इनमें से अगर कुछ भी याद है तो कमेंट में करके आप बता सकते हैं। दिस न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंकिंग एस्पिरेंट। यहाँ पर बात हो रही है माधवीपुरी बुच की, जो बनी है सेबी फर्स्ट वुमेन चीफ। यानी जो माधवीपुरी बुच हैं वो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है अजय त्यागी का। अजय त्यागी की जगह इनको बनाया गया है सेबी की पहली महिला प्रमुख। और ये सेबी में पहले रह चुकी हैं, फुल टाइम मेंबर सेबी में रह चुकी हैं। इन्होंने फुल टाइम मेंबर का भी पोस्ट संभाला है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। स्टार्टिंग में ये आईसीआईसी बैंक है, उसमें एक बैंकर के रूप में इन्होंने काम किया था। तो एज अ बैंकर आईसीआईसी बैंक एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, यहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज देखिए कितने अच्छे पोस्ट को ये संभाल रही हैं। और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर बात करते हैं जैसे सेबी वगैरह के जो ये डायरेक्टर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कोई ना कोई एक आईएएस पर्सन होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं भारत सरकार के लिए। उनको ये सारे पोस्ट को दिया जाता है, इसी पोस्ट पे वो काम करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं माधवीपुरी बुच की, तो ये कोई आईएएस ऑफिसर कभी नहीं रही हैं, कोई यूपीएससी एग्जाम के थ्रू नहीं ये आई हुई हैं। ये एज अ बैंकर आईसीआईसी बैंक के रूप में इन्होंने काम किया था। और अगर कहें तो माधुरीपुरी बुच जो है पहली गैर आईएएस हैं, ठीक है, पहली गैर आईएएस है जिन्होंने इस पोस्ट को सुशोभित किया है, इस पोस्ट को संभाला है। तो ये फर्स्ट वुमेन के रूप में है और पहली गैर आईएएस के रूप में इस पोस्ट को इन्होंने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर बात हो रही है एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है ब्रिक्स देशों ने, ठीक है। और ब्रिक्स देशों में कितने देश हैं ये आप मुझे बताइए। ब्रिक्स देशों में कितनी कंट्री है ये मुझे आप कमेंट में करके बताइए। तो यहाँ एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है। फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी, यानी एनडीपी जो है पहली ऐसी बहुपक्षीय एजेंसी है, जो मल्टीलेटरल एजेंसी है, जिसने गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोला है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गिफ्ट सिटी आते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसिंग टेक सिटी, इसका पूरा नाम है। और एक संस्था और है जिसको बोलते हैं एनबीएफआईडी, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एनडीबी इनके साथ भी फाइनेंशियली स्कीम है, जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा। उनके जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनडीबी को बनाया किसने है, ब्रिक्स देशों ने बनाया है। मेरा आपसे प्रश्न था कि ब्रिक्स देशों में कितनी कंट्री है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हेडक्वार्टर इनका है संघाई में। संघाई कहाँ पे है, चीन में। और इनको लाया गया था 2014 में, 2014 में इनको लाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं मार्कोस प्राइडो टाइजो, ठीक है, मार्कोस प्राइडो ट्राइजो जो है इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एनडीबी में ओनर कौन है,
ओनर कौन है, इसमें आप मुझे कमेंट में करके आंसर दे सकते हैं कि एनडीबी जो बैंक है ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया है, तो इसके ओनर कौन है। ओनर क्या सारे कंट्री ओनर हैं, या कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ओनर कहे जाएंगे, बाकी उसमें मेंबर के रूप में है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो कमेंट में करिएगा, मैं आपको वहाँ। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एसबीआई पेमेंट से। एसबीआई पेमेंट ने टाई अप किया है, यानी पार्टनरशिप किया है, समझौता किया मास्टर कार्ड से। किया क्यों समझौता, जो हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट हैं इनको बढ़ावा देने के लिए इनका एक कैंपेन भी चलाया जाएगा, जिसको टीम कैशलेस इंडिया के नाम से इनका प्रोग्राम चलेगा, जिस प्रोग्राम में ये चीज़ों को बताएंगे कि कैसे हमें अपने डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं एसबीआई पेमेंट और मास्टर कार्ड के बीच में जो टाई अप हुआ है उनकी। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बिल्कुल डिजिटल करेंसी या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जैसे है ना, जैसे हमारे अभी बजट में भी बताया गया कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी आएगा, जिसको जिस पे कितने परसेंट टैक्स दिए जाएंगे, 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी पे लगाया जाएगा। उससे जो भी पैसा बेनिफिट ले रहे हैं उस पर आप 30% टैक्स सरकार को देंगे। तो इसलिए है डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई पेमेंट ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, मास्टर कार्ड का। और इसके जो सीईओ हैं वो है माइकल मिबैक इसके सीईओ हैं। और अगर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की बात करते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं, तो वो हैं अजय बंगा इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है, एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी, हर घर नल से जल। यानी इनका टारगेट था कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको स्वच्छ जल पाइप के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, पाइप वाला पानी इनको दिया जाएगा। इनका टारगेट है कि 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि अभी भी ग्रामीण तबके में इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पे जो पानी पीने योग्य है वो स्वच्छ नहीं है। लोग कुएं से और तालाब से अभी भी पानी पीते हैं। ठीक है, इवन कहीं कहीं जो नलकूप लगे हैं वहां से भी स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है जो जल जीवन मिशन के तहत है, हर घर नल से जल इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा, जो 100वां जिला बना है हर घर जल। यानी यहाँ पे जो 100वां डिस्ट्रिक्ट है, 100वां जिला है जहाँ पर पाइप के द्वारा पानी प्रोवाइड कर दिया गया है। और चंबा में अब लोग जो है स्वच्छ जल पीने के लिए इनको मिल रहा है। और यहाँ पे जो स्कीम है वो 100वां जिला के अंतर्गत ये आती है। यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज ये है SPMCIL से, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये डिक्लेयर किया है, जो हमारा गोपनीयता अधिनियम 1923 है उसके सेक्शन 2 के तहत ये एरिया जो है, हेडक्वार्टर जो है SPMCIL का, इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। यहाँ पे अब इंडिविजुअल व्यक्ति की आवागमन या आवाजाही या वहाँ पर उनको जाने से रोक दिया गया है। क्योंकि अब वहाँ पे पहले क्या था, लोग आप SPMCIL के आसपास टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते थे, बट अब आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा उस एरिया को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। अगर आपको याद है कि 2016 में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में 2000 और 500 के नए नोटों को प्रिंट किया गया था। तो SPMCIL के द्वारा ही 2000 और 500 के नए नोट छापे गए थे, जिनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और दिल्ली का जो इनका SPMCIL का जो पूरा एरिया है ना, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। यहाँ पर अब आम लोग यानी जो व्यक्ति हैं अब यहाँ पे टहल घूम आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये एरिया पूर्णतया प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार का टकसाल है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट है। ठीक है, और ये यूनिट है SPMCIL की, यहाँ पर आप इस पिक में देख सकते हैं। तो ये एरिया आप प्रोहिबिटेड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एक इंडेक्स से, जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यानी 2022 का है। टोटल ये 55 देशों को लेकर इनकी रैंकिंग जारी की गई है। इनमें जो भारत का स्थान है वो है 43, पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर एक इंडेक्स अगर इससे रिलेटेड है, कोई बैंकिंग, कोई फाइनेंशियल या भारत के किसी GDP ग्रोथ से, उनके आर्थिक विकास से रिलेटेड हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 लॉन्च किया जाता है, जारी किसके द्वारा किया जा सकता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है। अगली जो न्यूज है वो है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर से। ये ओपन कहाँ किया जा रहा है? जो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो ये ओपन सिंधुदुर्ग में किया जा रहा है। सिंधुदुर्ग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये टोटल 200 करोड़ से ओपन किया जाएगा।
ठीक है, इनका पर्पज क्या होगा, इनका पर्पज क्या होगा, एक स्किल बेस्ड सेवाएं देंगे ये किनको, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उनको। और एमएसएमई में एक क्या होगा, कंपटीशन की भावना को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें स्थापित की जा रही हैं, स्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जो स्किल होगी वो बढ़ेगी। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जा रही है। जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं वो कौन है, एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। ठीक है, नारायण राणे के द्वारा ये चीज़ें ओपन की जा रही हैं और इनका पर्पज क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एनएससी और बीएससी से। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है जो T+2 का कॉन्सेप्ट था। T+2 का कॉन्सेप्ट जो था, टी फॉर ट्रेड होता है, यानी जो रियल वायर और सेलिंग होती थी स्टॉक की वो 2 दिन बाद होती थी। ठीक है, लेकिन अब इन लोगों ने किस प्रणाली को अपनाया है, T+1 का, यानी अब ये जो स्टॉक की सेलिंग और बायर जो होगा वो एक दिन में ही हो जाएगी। इमेजिन करिए जैसे अगर आपने मंडे को कोई स्टॉक खरीदा था तो ट्यूसडे को अब ये स्टॉक आपके अकाउंट, यानी जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें आपको ये शो होगा कि आपने ये स्टॉक परचेज किया था। पहले चीज़ें 2 दिन बाद होती थी, अब ये चीज़ें एक दिन बाद होगी। तो T+1 स्टॉक सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट एनएससी और बीएससी ने शुरू किया है, और ऐसा करने वाला जो इंडिया है वो सेकंड कंट्री बन गया है, दूसरा देश बन गया है। पहले पे कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक से। पेटीएम पेमेंट बैंक न्यूज में क्यों है, क्योंकि ई रूपी के लिए इनको आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार के रूप में चुना गया है। यानी जो ई रूपी होता है उसके लिए ऑफिशियली एक्विजिशन पार्टनर के रूप में पेटीएम पेमेंट बैंक को के लिए सेलेक्ट किया गया है। ई रूपी बाउचर क्या होता है, तो ई रूपी बाउचर एक कैशलेस प्रीपेड बाउचर है, ठीक है, या एक कोड कह सकते हैं। जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से ये पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट पा सकते हैं। तो ई रूपी क्या है, कैशलेस बाउचर कह सकते हैं या एक क्यूआर बेस्ड बाउचर कह सकते हैं, जो बेनिफिशियरी को चीज़ें उपलब्ध करा सकती हैं। एक बाउचर होता है, ठीक है, जिसको पेमेंट के लिए आप पे एक कोड आ जाएगा, कोड दे के पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर आपने आयुष्मान भारत का कोई लिया है आपने, आप उसके बेनिफिशियरी हैं, और तो अगर कोई एडमिट हो गया है तो जो आयुष्मान भारत का जो बेनिफिशियरी है, यानी जो लाभार्थी है, उसको अगर पेमेंट करेगा तो वो ई रूपी बाउचर के माध्यम से उसको एक कोड मिलेगा, वो जाकर काउंटर पे उससे पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ई रूपी बाउचर है एक, जो काफ़ी अब पेमेंट करने के लिए उनके लिए जो सक्षम नहीं है, या भारत सरकार की जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, वो इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और उसका जो आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बनाया गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक को बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक कब आया था, 2015 में पेटीएम पेमेंट बैंक आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक कौन है और सीईओ कौन है, वह है विजय शेखर शर्मा। इसके संस्थापक और सीईओ दोनों हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।